डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर एंड इट इज क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट मैटर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज हम यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में फिर आइडिया देना चाहेंगे कि मैटर हम किसको कहते हैं कि वो हर कोई चीज़ जिसका वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको ही हम मैटर कहते हैं। तो उस हिसाब से अगर डेफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग which has mass and anything which has mass and occupies space is called matter. वो हर कोई चीज जिसका मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, विच ऑक्यूपाई स्पेस, उसको ही हम मैटर कहते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स जैसे कि स्टार्ट हम करेंगे ब्रिक से। ब्रिक एक एग्जाम्पल है मैटर की। इसी तरह से पेन एक एग्जाम्पल है मैटर की। ये कॉपी एग्जाम्पल है मैटर की। डस्टर, बोर्ड एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मैटर। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे, दैट इज वाटर। वाटर भी एक एग्जाम्पल है मैटर की, क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी इसका है। तो ये मैटर है एग्जाम्पल, ये फिर मैटर की एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से हम एयर की एग्जाम्पल ले लेंगे। एयर भी एग्जाम्पल है मैटर की। इनफैक्ट ये हमने पहले ही पढ़ा है कि किस तरह से हम इसको समझा सकते हैं कि ये मैटर की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से ऑयल एग्जाम्पल है। इसी तरह से ग्लिसरीन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर। वी हैव वुड, सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे इन्हीं जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको ही मद्देनजर रख के हम एक्चुअली मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये इनफैक्ट ये भी मैटर है, ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। मगर अगर आप इन तीनों के बारे में देखेंगे, दे वुड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज आप थोड़ा डिफरेंट देखोगे। तो इस वजह से इस मैटर की क्लासिफिकेशन की गई। तो इनफैक्ट अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनफैक्ट मैटर को क्लासिफाई किया गया है 2 तरीकों से। वन इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे, मैटर को क्लासिफाई किया गया है मेनली इन 3 ग्रुप्स। तो एक को हम बोलते हैं सॉलिड्स, जो दूसरा है दैट इज लिक्विड, और जो थर्ड वन इज दैट इज गैस। तो on the basis of physical classification, we have main 3 groups of matter. One is solid, second one is liquid and third one is gas. अब जो ये सॉलिड है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिक्विड को कैसे डिफाइन करते हैं और गैस को कैसे डिफाइन करते हैं, हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा है। तो सॉलिड के अगर इन 3 में से देखेंगे, एग्जांपल क्या है, दैट इज ब्रिक। तो मैं यहाँ पे ब्रिक को यहाँ पे
बनाना चाहूँगा ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ें। जब हम ब्रिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सॉलिड की प्रॉपर्टी समझ पाएंगे यहाँ पे। तो आप समझो मैंने एक ब्रिक बनाई है यहाँ पे। एक ब्रिक है। तो अब सबसे पहले अगर हम डिफाइन करेंगे सॉलिड्स को ही, तो सॉलिड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड्स एक्चुअली क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ये भी एक मैटर की एक शक्ल है, और उसकी खूबी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे सॉलिड ब्रिक रखी है तो इसकी कुछ शेप होगी। तो इसकी शेप फॉर एग्जाम्पल इसके लेंथ ब्रेड्थ हिसाब और हाइट के हिसाब से ही होगी। लेट इसकी लेंथ है, इट इज 6 सेंटीमीटर। लेट इट इज ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर। और लेट हम मान के चलेंगे, लेट इट इज हाइट, जो इसकी हाइट है इट इज 1 सेंटीमीटर। तो लेट जो मैंने कहा कि ये ब्रिक है, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से एक शेप इस ब्रिक की होगी। अगर हम इस ब्रिक को किसी टेबल पे रखेंगे तो अगर हम कहेंगे क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब इसकी शेप जो है वो फिक्स रहेगी। और सॉलिड्स की यही एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। इतना ही नहीं, अगर हम इसी ब्रिक को हम किसी टब में डालेंगे, टब में अगर हम डालेंगे तो वहां पर भी इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम रहेगी, मतलब इसकी शेप सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे सॉलिड इज इन फैक्ट ए स्टेट ऑफ मैटर बट विच हैज डेफिनेट शेप। तो यहां पे लिखना चाहेंगे पहला पॉइंट सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड इज दैट state of matter which has definite shape। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, जिस तरह से इस ब्रिक की डेफिनेट शेप होगी। चाहे आप कहीं पर भी ले जाओ इसकी शेप बरकरार रहेगी, प्रोवाइडेड यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो जब तक ना आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, इट शेप विल रिमेन एज सच, मतलब इसकी शेप फिक्स रहेगी। तो एक प्रॉपर्टी सॉलिड्स की ये होती है कि सॉलिड जो होते हैं वो स्टेट की वो फॉर्म है विच हैज डेफिनेट शेप। इतना ही नहीं, एक और चीज, अगर हम इस ब्रिक का वॉल्यूम ले लेंगे तो हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज सिंपली द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी वो उसका वॉल्यूम हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस पेन ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी तो वो इस पेन का वॉल्यूम हुआ। तो इसी तरह से टेबल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी वो टेबल का वॉल्यूम हुआ। बुक ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी वो उस बुक का वॉल्यूम हुआ। तो एक्चुअली वॉल्यूम क्या है? इट इज सिंपली द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सिंपली है कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी। नाउ अब जो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स कुछ शेप्स के लिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम हम बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलेज हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इस ब्रिक का वॉल्यूम देखना है, इनफैक्ट इसका वॉल्यूम क्या हुआ कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो मैथमेटिक्स की हेल्प से हम इसका वॉल्यूम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। वो होगा बराबर, वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ
इंटू हाइट। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, अगर मैं इस ब्रिक का वॉल्यूम देखूं तो लेंथ क्या है इसकी, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेडथ है 2 सेंटीमीटर, और अगर मैं हाइट दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करके 6 2 12 एंड 1 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप समझो कि हम इस ब्रिक का वॉल्यूम निकाल रहे हैं ग्राउंड पर, और हमें इसका वॉल्यूम कितना आया, 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसी ब्रिक को अब किसी छत पर ले जाएंगे और उस छत पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वहां पर भी इसका वॉल्यूम यही आएगा, क्योंकि इसकी न लेंथ चेंज होगी वहां पे, न ब्रेडथ न हाइट, तो ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम भी वही रहेगा। क्योंकि जब लेंथ सेम है, ब्रेडथ सेम है, हाइट सेम है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम छत पर इसका वॉल्यूम निकालेंगे वो वॉल्यूम भी यही 12 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको किसी टब में डालेंगे और वहां पे इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी इसका वॉल्यूम इतना ही आएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होगा, वो फिक्स होगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी है जो सॉलिड्स की होती है कि सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो जिस तरह से मैंने लिखा, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये मैंने सॉलिड्स के बारे में यहां पे बताया। नाउ अब इसी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे लिक्विड्स की क्या होती है और गैसेस की क्या होती है, और यहां से भी हम इनको डिफरेंशिएट भी करेंगे फिर। तो अगर हम इसके बरक्स, अब यहाँ पे लिक्विड की एग्जांपल है, अगर हम वाटर ले लेंगे, अब समझो मैंने यहाँ पे एक गिलास बनाया है और इसमें वाटर रखा है। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो वाटर है इसकी शेप क्या होगी, वो वही शेप होगी जो इस गिलास की होगी। तो लेट, अगर हम इस वाटर को हमने एक वेसल में डाला है और जो वेसल इस शेप की है, तो जो ही वाटर हम यहां इसमें डालेंगे, क्या वो गिलास की शेप बरकरार रखेगा ये वाटर? डेफिनेटली नॉट, बल्कि यहां पे वाटर की शेप इस गिलास जैसी होगी और इसी वाटर की शेप इस वेसल में इस जैसी ही होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड भी मैटर की एक फॉर्म है, मगर दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, बल्कि लिक्विड्स वही शेप अख्तियार करते हैं जिस कंटेनर में वो रखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, लिक्विड is that state of matter which do not have definite shape. We do not have definite shape, but take the shape of container in which they are kept. वो वही शेप अख्तियार करते हैं जिसमें लिक्विड्स रखे जाते हैं। नाउ एक और पॉइंट, अब हमें यह पता चला कि लिक्विड जो है उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। नाउ व्हाट अबाउट देयर वॉल्यूम? फॉर एग्जांपल, अगर हम मान के चलेंगे कि ये लिक्विड जो हमने गिलास में रखा था, इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, क्योंकि हम वॉल्यूम लीटर्स में भी मेजर करते हैं। तो जो ही हम इस पानी को इस वेसल में डालेंगे पूरा, क्या ये वहां पर 1 लीटर ही निकलेगा या उससे ज्यादा या कम? डेफिनेटली आपका आंसर होगा 1 लीटर ही निकलेगा। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम इसमें था इस वाटर का, उसी वही वॉल्यूम यहां पर भी है। तो इसका मतलब इसने वॉल्यूम अपना चेंज नहीं किया। दो
लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहां पे लिखेंगे liquids have definite वॉल्यूम। तो लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नाउ गैसेस के बारे में आप देखेंगे। सी देखिए, गैस को समझाने के लिए मैं एक यहां पे आप समझो मैंने एक वाइल बनाई है और इस वाइल में आप समझो सेंट भरा है जो गैसियस फॉर्म में है। तो अगर मैं कहूंगा कि सेंट की जो इसने शेप एक्वायर की होगी वो कौन सी शेप होगी, डेफिनेटली वही जो इस वाइल की होगी। तो यहां पे जो शेप होगी इस गैस की ये वाइल जैसी ही होगी। तो अब समझो कि हमने इस वाइल को ब्रेक किया है एक बड़े ड्रम में, तो हमें पता है कि गैसेस की एक प्रॉपर्टी यह है कि वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं जो स्पेस वहां पे अवेलेबल होगी। तो ऑटोमेटिकली ये गैस पूरा फैल जाएगा इस ड्रम में जब हमने इस वाइल को ब्रेक किया, और इस गैस ने जो शेप एक्वायर की होगी वो इस ड्रम जैसी ही होगी। तो इसका मतलब जो गैसेस हैं उनकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती हैं, बल्कि वो वही शेप एक्वायर करते हैं जो उस कंटेनर की होगी जिसमें वो रखे जाते हैं। नाउ एक और पॉइंट, फिर ये दोनों पॉइंट एक साथ लिखेंगे। तो पहला पॉइंट जो गैसेस है, गैस भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर, इट इज अगेन a state of matter, but these gases do not have definite shape. They again take the shape of container in which they are kept. Second point, आप समझो अगर इस वाइल का वॉल्यूम होता लेट 0.25 लीटर और इस ड्रम का वॉल्यूम अंदर से अगर हम देखेंगे लेट इट इज 50 लीटर, तो इस गैस ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी इस वाइल में, इतनी ही जितनी यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, दैट इज 0.25 लीटर। तो यहाँ पे कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी, पूरी स्पेस जो अवेलेबल है दैट इज 50 लीटर। तो इसका मतलब इस गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो गैसेस हैं इट इज अगेन ए स्टेट ऑफ मैटर। ये भी एक मैटर की एक स्टेट है, बट न इसकी डेफिनेट शेप होती है और न डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहां पे लिखेंगे gases that 50 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, gases that state of matter which has neither definite shape nor definite which has neither definite shape nor definite वॉल्यूम। तो ये एक डिफरेंस है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। ऑन द बेस ऑफ शेप और वॉल्यूम के हिसाब से हम किस तरह से सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस को डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, अगर हम इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे अब देखिए, जो सॉलिड्स होते हैं जनरली, हम जनरल सॉलिड्स की बात करते हैं, तो अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहोगे, इसको दबाना चाहोगे, यू विल फाइंड ये कंप्रेस नहीं होते हैं, सॉलिड्स और नॉट कंप्रेसिबल। इनफैक्ट ये थोड़ा बहुत कंप्रेस होते हैं, मगर
वो जो वो ये कंप्रेस होते हैं उसका वैल्यू इतना कम है कि हम मान के चलते हैं कि जो सॉलिड्स हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। तो इसी तरह से अगर आप लिक्विड भी ले लोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से कहूँगा कि आप समझो हमारे पास एक सिरिंज है और इस सिरिंज में हमने पानी भर दिया, तो यहाँ पे हमने ये बंद किया है, ये जो पिस्टन है, और अगर हम इस पिस्टन को दबाना चाहेंगे, अगर हम इसको दबाना चाहेंगे, यू विल फाइंड कि आप इस पानी को भी कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो यही वजह है कि जो लिक्विड्स हैं लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स भी माने जाते हैं कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर सेकंड डिफरेंस जो है, लिक्विड्स और ऑल्सो incompressible. Liquids are also incompressible. इनफैक्ट अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड्स थोड़ा बहुत सॉलिड से ज़्यादा ही कंप्रेस होते हैं, मगर स्टिल द वैल्यू इज सो स्मॉल दैट लिक्विड्स आर अगेन कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल। नाउ गैसेस, और आपने देखा होगा कि गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बैलून देखोगे तो बैलून में हम एयर भरते हैं, तो उस बैलून को हम इजीली प्रेस कर सकते हैं। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नाउ तो ये था एक डिफरेंस जिसके बेसिस पे हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ एक और पॉइंट यहाँ हम देखेंगे, इनफैक्ट ये जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव हाई डेंसिटी। हम जनरल सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस की बात करते हैं। सो सॉलिड्स दे हैव हाई डेंसिटी, दे have high density. और जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। लिक्विड्स और लेस डेंस देन सॉलिड्स। और अगर हम गैसेस की बात करेंगे, दे हैव लीस्ट डेंसिटी। आउट ऑफ दीज थ्री दे हैव लीस्ट डेंसिटी। तो ये थी एक और डिफरेंस सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के बारे में। तो अगर हम अब सॉलिड्स को इस तरह से भी हम सॉलिड्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स कैन नॉट बी compressed much, in fact they are considered incompressible and have high density. तो यहाँ पे एक और पॉइंट में बताना चाहूँगा, ये हाई डेंसिटी क्या होती है। हम डेंसिटी को कैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, व्हाट इज दिस डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की सिंपली पहले डेफिनेशन लिखेंगे, एज पर डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, हमें पता है। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लिक्विड्स की कम और गैसेस की सबसे कम। डेंसिटी निकालने के लिए आप सिंपल एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं,
बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट कि अगर आप कोई भी डब्बा ऐसा लेंगे जिसका वॉल्यूम सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डब्बा लिया है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है और हाइट 1 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इस डब्बे का वॉल्यूम जो है दैट इज वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये। नाउ तो हम अब क्या करेंगे, अगर मैं इस डब्बे में कोई सॉलिड भर रहा हूं, सॉलिड फॉर एग्जांपल मैं आयरन पीसेस इसमें भर रहा हूं, इस डब्बे में मैंने आयरन पीसेस भरे हैं। अब फिर जब इसमें आयरन पीसेस भर दिए हैं तो इसका मास देखा, तो इसी तरह से इतना ही बड़ा डब्बा और उसमें मैंने अब लिक्विड भर दिया है। बड़ा डब्बा तो सेम है मगर इसमें सिर्फ मैंने क्या किया, लिक्विड भर दिया है। यहाँ पे आप समझो वाटर मैंने भर दिया है और इतने ही बड़े डब्बे में मैंने कोई गैस भर दिया है, लेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूंकि अगर आप देखेंगे डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, अगर हमने वॉल्यूम तीनों जगह पर सेम रखा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं यहां पर भी मैंने इतना ही डब्बा लिया है बड़ा, यहां पर भी इतना ही डब्बा बड़ा लिया है और यहां पर भी डब्बा मैंने सेम रखा है। तो मतलब यहां पर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब डब्बा लिया, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब। पर इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने आयरन पीसेस भरे हैं, यहां पर वाटर और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमने वॉल्यूम सेम रखा, जब हमने चूंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो जब हमने वॉल्यूम सेम रखा तो इसका मतलब हम मास के बेसिस पे डेंसिटी चेक कर सकते हैं। मतलब जब वॉल्यूम सेम रखा तो ऑटोमेटिकली जिस डब्बे का मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड आउट ऑफ दीज 3 बॉक्सेस कि जो जिस डब्बे में आयरन पीसेस होंगे उसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो जब मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मास रिलेटिवली कम होगा तो ऑटोमेटिक इसकी डेंसिटी इससे कम होगी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे इसका जो मास होगा वो सबसे कम होगा, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी सबसे कम होगी फिर गैस की। तो अब डेंसिटी क्या है एक्चुअली, इट इज सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर आप तीनों जगह पे यूनिट वॉल्यूम लेना चाहोगे, अगर हम तीनों स्टेट्स का यूनिट वॉल्यूम लेना चाहोगे तो यूनिट वॉल्यूम में जब हम तीनों का यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, जिस यूनिट वॉल्यूम का मास ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी इज सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जिसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड जो सॉलिड्स है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू लिक्विड्स एंड कंपेयर टू गैसेस। यस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, मगर यहाँ पे हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। जनरली आप पाओगे कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड्स एंड कंपेयर टू गैसेस। नाउ एक और चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, अगर हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की बात करेंगे, एक और तरीका है जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को, एंड दैट इज एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो उस हिसाब से भी हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम सॉलिड्स देखेंगे, सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में यही पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं सॉलिड्स के मुकाबले में, और गैसेस में यही पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इस हिसाब से भी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को।
नाउ तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो यह है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स, और ये है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, एक और डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं और गैसेस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पार्टिकल्स के दरमियान जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे यहाँ पे और यहाँ पे, इनके दरमियान एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, किस स्टेट में ये कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन क्या पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं। जितने पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतना ही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जितने पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होंगे उतना ही ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा। तो इस हिसाब से गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वीक होता है। तो ये एक और डिफरेंस आप लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सॉलिड्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंपेरेटिवली लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स, गैस में बहुत ज्यादा कम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहां मैं बताना चाहूंगा, ये भी आप एक पॉइंट यहां पे ऐड करोगे। इनफैक्ट ये जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, इनके पार्टिकल्स यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं बट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब अगर मैं इस पार्टिकल को दिखाऊंगा यहाँ पे, इट मूव्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब इसका मीन पोजीशन जो है इसकी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये अपनी ही जगह पे मूव करता है पार्टिकल। दिस पार्टिकल इट ऑल्सो मूव्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो सॉलिड्स में एक ही मोशन पॉसिबल है एंड दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वहां पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के मुकाबले में कम है, तो जिसकी वजह से ये तो एक वाइब्रेट भी करते हैं, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, दे आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक है कि पार्टिकल्स यहां पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और यहां पर भी चूंकि बहुत ही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो यहां पर भी पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो इसमें एक और मोशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो एक मैंने कहा वाइब्रेटरी मोशन, और दूसरा मैंने यहां पे बताया है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। और एक और मोशन होती है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सॉलिड्स में सिर्फ यही मोशन होती है, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन। ये जो लिक्विड्स होते हैं वहां पे वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन भी, मगर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन बहुत ही कम होती है। मगर गैसेस में ये तीनों मोशंस होते हैं और तीनों मोशंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो एक और चीज आप याद रखोगे यहाँ पे, एक और पॉइंट, कि ऑल द पार्टिकल्स in solids, liquids and gases, they are in continuous motion, but in case of solids this motion is very less, liquids में ये motion ज्यादा होती है और gases में बहुत ज्यादा। नाउ इस हिसाब से एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, सॉलिड्स में अगर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस की बात करेंगे, अगर हम लिक्विड और गैस की बात करेंगे, मैं यहां पे लिक्विड की बात कर रहा हूं, लिक्विड की बात, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने कहा कि लिक्विड में
पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पे वाटर लिया और वाटर को बहुत देर तक, अगर आपने वाटर यहाँ पे लिया और वाटर को बहुत देर तक अनडिस्टर्ब रखा, तो आपको लगेगा कि जैसे कि ये वाटर, ये मूव, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा बहुत इसमें डाई डालेंगे, डाई, तो यू विल फाइंड उसका कलर ऑटोमेटिकली डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वाटर है, इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपनी ही जगह पर नहीं, एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर हम इनको एक और नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो यही वजह है कि हम लिक्विड्स को एक और नाम देते हैं फ्लूइड्स। नाउ अगर आप इसमें अब गैस रखेंगे दूसरे कंटेनर में, क्योंकि गैसेस के दरमियान, गैस पार्टिकल्स के दरमियान भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बाइंड करके नहीं रख सकता है। पार्टिकल्स इजिली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहां पर भी पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं तो फिर इनको भी हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो यही वजह है कि ये जो लिक्विड्स एंड गैसेस, इनको हम फ्लूइड्स का भी नाम देते हैं। तो यहां पे एक और पॉइंट आप याद रखिए, लिक्विड्स एंड गैसेस are also called fluids because their particles can move from one place to अनदर प्लेस। या हम ये कहते हैं कि क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए आप, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने इससे पहले भी दिए हैं। ये आप समझो वाटर है, यहाँ पे गैस है और यहाँ पे मैं फिर ब्रिक एक रख रहा हूँ, और हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स नजदीक हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। यहां पे सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी जगह से, या अगर हम इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब हियर द पार्टिकल्स रिमेन टुगेदर। मतलब यहाँ पे जो भी ये ब्रिक है, इनके पार्टिकल्स अपने चॉइस के हिसाब से एक दूसरे को नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये पार्टिकल सभी इकट्ठे रहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिक्विड्स, अगर आपने यहाँ पे लिक्विड रखा होगा तो यहाँ पर भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट स्टिल दे रिमेन टुगेदर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाटर रखेंगे इस गिलास में तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहेंगे। तो इसका मतलब यहां पर भी इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि यहां पर भी पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आप सिंपली इसका ढक्कन खोलेंगे इस गैस का, तो इन पार्टिकल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को सेपरेट होने से नहीं बचा सकता है, बल्कि हियर द पार्टिकल्स कैन इजिली मूव और दे कैन गो एनीवेयर। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक है कि पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं पार्टिकल्स, यहाँ पर भी इकट्ठे रहते हैं। तो इन दो या तीनों में से वो स्टेट्स जहां पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज वी नेम देम कंडेंस्ड स्टेट। तो
तो फिर उनको एक और नाम से भी हम जानते हैं, दैट इज कंडेंस्ड स्टेट। तो इस हिसाब से अगर हम कंडेंस्ड स्टेट कहेंगे, कंडेंस्ड स्टेट को कंडेंस्ड स्टेट हम किससे कहेंगे? दैट स्टेट ऑफ मैटर where particles या molecules remain together due to strong interparticle force of attraction। तो वो स्टेट जहां पे पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं, तो उस स्टेट को हम कंडेंस्ड स्टेट कहते हैं। तो यहां पे अगर आप इस हिसाब से एग्जांपल देखेंगे, तो जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, liquids and solids constitute condensed state of matter। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैं उनको हम इस स्टेट में रखते हैं, कंडेंस्ड स्टेट में, और जो लिक्विड्स और गैसेस हैं इनको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। ये आप यहाँ पे याद रखोगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और ये हमने यहाँ पे सिंपली जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है मैटर की, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने मैटर को क्लासिफाई किया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनफैक्ट इसके और भी स्टेट्स है, तो यहाँ पे हम इन्हीं 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं यूनिट, वहाँ पे हम कुछ और स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।